ठीक है। चलो देखो बेटा, नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल मतलब क्या है। जिस समय रियल मतलब समझ में आ गया, बाकी सब चीजें समझ में आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल मतलब ये है, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज मान लो, दूसरा चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, पास पास रखें, ज़्यादा दूर पे नहीं रखें, तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा? रिपल्सन लगेगा। एक चार्ज यहाँ पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, एक 4 किलोमीटर दूर रखा है, तो बताओ अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा या कुछ नहीं लगेगा? बहुत दूर है तो कुछ नहीं लगेगा। तो एक चार्ज की कुछ रेंज होती है जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करे, उस रेंज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर another charge experience either force of attraction or force of repulsion। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा किससे डिनोट करते हैं? ई से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर। तो एक चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करे, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला क्या होता है? E बराबर F बाई क्यू नॉट। यहाँ पे एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, उसको हम क्या ले रहे हैं? क्यू नॉट। तो F बाई क्यू नॉट, कितना फोर्स लग रहा इस क्यू नॉट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया। अगर वेक्टर में करना चाहते हो तो ये लिख लो, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाइएगा। ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर, क्यू नॉट वेक्टर नहीं। इसके बाद देखो, अगर हम इसको एक और फार्मूले से डिराइव करें, कूलम्स लॉ वाले फार्मूले से, तो देखो E बराबर F बाई क्यू नॉट है। कूलम्स के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दो चार्ज क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो एक क्यू नॉट इससे कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखे रहना, कई जगह यूज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है कि अभी ये वेक्टर है? मैग्नीट्यूड है, ओनली स्केलर है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर में करना हो तो वही फोर्स की वैल्यू किस फॉर्म में रख दे? वेक्टर के फॉर्म में। जैसा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने कराया था, तो क्या हो जाएगा? E बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। F वेक्टर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यूब मल्टीप्लाई बाई R वेक्टर, यही आया था कल, डिवाइड बाई क्यू नॉट। एक क्यू नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में बात कर रहे हैं, देखो कितना आ गया? E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड R क्यूब मल्टीप्लाई बाई R वेक्टर। या सिंपली यहाँ पे आई कैप का भी सिंबल यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए एन कैप का भी सिंबल यूज कर सकते हैं। एन कैप का मतलब एक, चलो और भी लिख लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहे तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्ज क्यू डिस्टेंस आर स्क्वायर, और ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट वेक्टर एन कैप से। तो ये कई फार्मूले हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ आया, एक चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करे,
उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका फार्मूला E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। एफ क्या है, फोर्स, क्यू क्या है, चार्ज। अगर इसकी यूनिट बोला जाए तो क्या बोलोगे, इट्स यूनिट इज, याद नहीं करना, यहां से देखो खुद ही आ जाएगा, एफ इज अ फोर्स न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक, नोट कर लो ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बेटा एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसा कूलम्स लॉ में नहीं किया था कि हमारे पास कई सारे चार्ज थे, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एफ रिजल्टेंट निकालना था, इसी तरह यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे चार्ज हैं, तो एक की रेंज कम होगी, दूसरे की और ज़्यादा होगी, तीसरे की कुछ और होगी, अलग अलग रेंज होंगी। तो किसी पॉइंट पे जो हमें नेट रेंज पता करनी है, नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज पता करना है, वो क्या होगा, सभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो किसके, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होंगी। ठीक है, तो लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको उठा बेटा, चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले देखे रहे ना, एक तो ये फार्मूला पढ़ा है, दूसरा ये इधर वेक्टर में पढ़ा है। चलो देखो, कंसीडर n नंबर ऑफ चार्जेस हुज वैल्यू इज q1, q2, q3 एंड सो ऑन qn. We have to find electric field at point P, which is r1 distance from charge q1 and the electric field is E1. From charge q2 the distance is, position vector is r2 and electric field is E2. वेक्टर तो वेक्टर लगा दीजिएगा, and so on. The net electric field, the electric field due to nth charge is En vector and the distance is Rn vector. Then from definition of superposition principle, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने हमें एक ही बात बताई। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 n, बहुत सारे वेक्टर हैं। अगर इस जगह पे इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या होगा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। ठीक है, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड due to number of charges is equals to vector sum of all the individual charges. Vector sum of the electric field, vector sum of the individual electric field. कोई दिक्कत? जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। बस फिर यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, रख दीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे Q1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो चार्ज कौन सा होगा, Q1। यहाँ पे देखो इस जगह वाला पॉइंट पे जो चार्ज था वो कैंसिल हुआ था। जैसे स्टार्टिंग में हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था तो Q0 कैंसिल हुआ था, तो Q0 नहीं है। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो चार्ज रखते हैं हम। ये कितना लिखते हैं, r³ और डिस्टेंस r1 है तो r1³ और r1 वेक्टर। दूसरे की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज Q2, डिस्टेंस r2³ एंड r2 वेक्टर ड्यू टू मल्टीपल चार्ज एंड सो ऑन।
बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन कर लिया जाए, यहाँ से क्या बचेगा Q1 अपॉन R1 क्यूब R1 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R2 क्यूब R2 वेक्टर एंड सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे एक सिंबल यूज कर ले, सभी चीज़ों का एडिशन हो रहा तो हम एक सिंबल यूज कर सकते हैं। कौन सा? समेशन। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे देखो समेशन सिंबल यूज कर रहे क्योंकि सभी चीज़ों का ऐड हो रहा है। तो समेशन कहाँ से लेके कहाँ तक? I से लेके I की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो यहाँ पे QI RI क्यूब RI वेक्टर, ये जरा ध्यान से सुनना, ये I है और I की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही। तो आप पहले 1 रखो I की जगह, देखो वही बन जाए Q1 R1 क्यूब R1 वेक्टर, Q1 R1 क्यूब R1 वेक्टर, फिर I की वैल्यू 1 के बाद 2, तो Q2 R2 क्यूब R2 वेक्टर, Q2 R2 क्यूब R2 वेक्टर एंड सो ऑन n तक। यही काम करेंगे जैसे यहाँ पे एंड सो ऑन n तक यही काम किया था। ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसी को क्या बोल दिया गया है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ड्यू टू फील्ड। ठीक है, नोट कर लो इसे। तुम इंक डाले हो माँ। चलो देखो नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो हो गया। नेक्स्ट क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के हो सकते हैं और यहाँ पे सभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखता है तब भी बात एक ही है। तो यहाँ पे कोशिश करना कि यूनिफॉर्म लिख लो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, सिग्मा बना दिया, सिग्मा डिनोट कर दिया लैम्डा से, है ना। इसको बहुत शॉर्ट में अगर डिफाइन करें, इसका बेसिक मतलब ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो एक बहुत बड़ा सा वायर है, हम तुमसे बोले कि वहाँ पे एक यूनिट लेंथ पे, अगर मान लो एसआई सिस्टम में बात करें तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। तो लैम्डा का रियल मतलब समझ में आ रहा? एक तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा बराबर अगर डिफाइन करोगे तो Q अपॉन, पहले तो एक डायग्राम बना ले। मान लो ये एक चार्ज लाइन है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, द टोटल चार्ज इन दिस वायर इज Q and total distance is L, then linear charge distribution lambda equals to कितना हो जाएगा? Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी हम कहें नहीं, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कर लें, तो अगर हम एक स्मॉल पार्ट ले लें तो इस पे चार्ज कितना होगा? dq, और इसकी लेंथ बेटा कितनी होगी? dl। तो अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? dq बाई dl। इंटीग्रेट कर दो जहां से लेके जहां तक चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है,
दूसरा हमारा जो आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखे रहना, ये भी तुम्हें मिलेगा यूज करने में, जहाँ पे लैम्डा यूज करेंगे। वॉल्यूमेट्री की नहीं मिलता है तुम लोग को, ठीक है। ये वाला भी बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह क्या लगभग हर जगह यूज होगा, कैपेसिटेंस तक यूज होगा आगे आने वाले 2 चैप्टर में भी। नेक्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंसीडर अ सरफेस, एनी सरफेस हैविंग अ चार्ज, total charge q, the area of the surface is a, this surface charge distribution denoted by sigma। अगर इसको हम आपको डिफाइन करने को बोलें, सिग्मा इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। एक एरिया में, एक एसआई सिस्टम में बात करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है उसे क्या बोलते हैं? सिग्मा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा बराबर यहीं से देखें टोटल चार्ज कितना है Q, एक एरिया में निकालना है तो Q अपॉन A। इन डिफरेंशियल फॉर्म वी टेक अ स्मॉल एरिया dA हैविंग चार्ज dQ, then sigma equals to dq upon da इन डिफरेंशियल फॉर्म। कोई दिक्कत? नोट कर लो। एक अभी और है वॉल्यूमेट्रिक, तो इसको नोट करो पहले। हो गया ये। नेक्स्ट देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको देखोगे तो शायद इसको रो से डिनोट करते हैं, आपको एक जगह पे मिल जाएगा ये। जब आप सॉलिड सेल की बात करेंगे, सिलेंडर नहीं है, एक सेल आपके उस पे हैं 2 सेल, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो है हॉलो सेल। हॉलो सेल मतलब अंदर कुछ नहीं है, खाली जगह है। एक अगर सॉलिड सेल आया, अंदर कुछ है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। वो लेकिन अभी है नहीं आपके पार्ट में, आप रेफरेंस में देखेंगे तो शायद मिल जाए, या फिर बाद में जो लेक्चर बनेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा वाले तो उसमें बता देंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है, कैसा भी वॉल्यूम है, इस पे चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज बेटा Q है और इसका वॉल्यूम कितना है? V है। अगर इसको डिफाइन करने को बोले तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। अगर इसको डिफाइन करने को बोले तो रो बराबर क्या होगा? Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर एक स्मॉल वॉल्यूम ले लें, स्मॉल वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम dV और इस पे चार्ज dQ, तो रो बराबर कितना आ जाएगा? dQ अपॉन dV। ठीक है, नोट कर लो। इसका एक जगह पे और हम यूज करते हैं, जब कभी भी मान लो हमें, इधर से समझते ये वाला, मान लो हमें चार्ज इंटीग्रेशन को एरिया इंटीग्रेशन में चेंज करना है, तो हम dQ की जगह क्या लिख सकते हैं? dQ की जगह सिग्मा dA। तो हमने चार्ज इंटीग्रल को किस इंटीग्रल में चेंज कर दिया? एरिया इंटीग्रल में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर dQ को V के फॉर्म में चेंज करना हो तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट लिखो
इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी इस नाम से भी जान जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो परेशान नहीं होना, बात वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग बात नहीं, सेम बात है, ठीक है। तो एक नया डेरिवेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या फिर चार्ज लूप। लूप बोले तब भी वही मतलब है, रिंग बोले तब भी वही मतलब है, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक वर्ड यूज करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग या फिर सर्कुलर लूप भी बोल सकते हो ना। यूनिफॉर्म का मतलब समझ आ रहा है? हमारे पास एक ऐसी रिंग है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है, अगर उस रिंग में मान लो आपने स्टार्टिंग के कुछ लेंथ L लेंथ पर, अगर आपने मान लो ये रिंग है, स्टार्टिंग के 1 मीटर की लेंथ में अगर उसमें 2 कूलम का चार्ज आया तो अगले 2 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ पर L लेंथ पर भी तो कितना चार्ज आएगा? 2 कूलम। यहाँ पर भी कितना चार्ज आएगा? 2 कूलम। मतलब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म, अलग अलग नहीं है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो देखो, अपने कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग, बुक में अलग अलग कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट एक्सियल भी होगा, एक्सियल पे निकालो। एक्सियल का है ही है तुम्हारे में, लिख लो एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। अगर एक्सियल पोजीशन आ जाएगा ना तो किसी भी पोजीशन पे आप निकाल सकते हैं, सेंटर पर भी निकाल सकते हैं। एक्स जो एक्सियल दूरी है, एक्स, इसको 0 मान लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, कंसीडर अ रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। लेट सपोज द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज। We take a small component. This ring is of radius small r. We have to find electric field at point P, which is x distance from the center of the ring. जो बना रहे हैं वही लिख देना कंसीडरेशन में, कुछ अलग नहीं लिखते। कंसीडरेशन कुछ है ही नहीं, जो आपके दिमाग में आ रहा, जो आप समझ के क्वेश्चन करने जा रहे हो डेरिवेशन, वही कंसीडरेशन। We have to find electric field at point P, which is x distance from the center of the ring. We take a small component dl. Due to this small component, the electric field goes outside, which is equals to dE vector. And below down, the length is, small length is dl, and the electric field goes outside, which is equals to dE vector. कोई दिक्कत यहाँ पे? ये x है बेटा, ये r है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख दिया। इसके कंपोनेंट हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेट सपोज ये जो लाइन से एंगल बन रहा वो कितना बन रहा? थीटा बन रहा। कितना बन रहा? ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही है। जितना सेंटर से ऊपर रेडियस होगा उतना ही नीचे रेडियस होगा। अगर इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करें हम, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये डी है जिससे थीटा जुड़ा होगा वो कौन होगा? डी कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डी साइन थीटा। वही चीज यहाँ पे जिससे थीटा जुड़ा हुआ है वो डी कॉस थीटा, उसका परपेंडिकुलर डी साइन थीटा।
द upper part of d sin theta and lower part of d sin theta are equal and opposite, so cancel. de sin theta are equal and opposite, so cancel out. तो इसे कैंसिल कर दिया, इक्वल अपोजिट वेक्टर तो कैंसिल हो गया. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कहां से लेके स्मॉल लेंथ डीएल था तो पूरे रिंग की वजह से निकालना है, तो पूरा इंटीग्रेशन कहां तक? 0 से लेके 2 पाई आर. कोई दिक्कत? अच्छा, कह दो कि 2d cos थीटा तो सेम जैसा वाला फिनोमिना हो गया जैसा मैग्नेटिक में करते थे, वहां पर भी है. तो ये तो स्टार्टिंग का है, तो 2 बार नहीं, इसको 2d cos थीटा नहीं लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक ही d cos थीटा में हम इंटीग्रेट कर दे रहे पूरे को 0 से 2 पाई आर. अगर आप 2 बार लिखोगे और दोनों को 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट करोगे तो कितनी रिंग हो गई? एक में ही 2 पाई आर, दूसरे में फिर 2 पाई आर, तो 2 रिंग हो जाएंगे. 2 रिंग नहीं है, एक सिंगल रिंग है, इसलिए एक ही को लिया और उसी को इंटीग्रेट कर दिया. यहां पे कोई दिक्कत? इसके बाद देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, एक चीज और, ये लेंथ बहुत कम है. लेट सपोज द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज Q. Due to this small length dl the charge is dq. ठीक है, इस स्मॉल लेंथ की वजह से चार्ज कितना है? dq. देखो एक चीज और, अब यहां पे हमारे पास 2 टाइप के इंटीग्रेशन आ जाते हैं और आंसर दोनों में सही आ जाएगा. अगर आप इसको लेंथ के फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ठीक है, 0 से 2 पाई आर कर दीजिए. लेकिन मैं कह रहा हूं मैं इसको लेंथ के फॉर्म में नहीं, मैं चार्ज के फॉर्म में इंटीग्रेट करूंगा. बल्कि रिंग में चार्ज है कितना? Q. तो अगर हम चाहे तो अगर लेंथ वाली इंटीग्रल लगाएंगे, dl लगाएंगे, तो 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन अगर इंटीग्रल हम लेंथ का नहीं लगाएंगे, चार्ज का लगाएंगे, तो यहां से 0 से लेके Q तक, और 0 से लेके Q तक अगर आपने इंटीग्रल लगाया तो ये इजी पड़ेगा आपके लिए. आंसर उससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं. चलो पहले यहाँ पे देखो, तो पहले हम एक तरीके से 0 से Q के फॉर्म में हम बताते हैं, अगर 2 पाई आर के फॉर्म में चाहोगे तो वो भी बता देंगे. पहले ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K. चार्ज बताओ बेटा कितना है? Q तो है नहीं, कितना है? dq. और डिस्टेंस का स्क्वायर r² प्लस x² का 1/2 का होल स्क्वायर. ये तो 1/2 तक तो डिस्टेंस ही थी, उसका स्क्वायर कर दिया. और लास्ट में एक पॉइंट और लगा हुआ है, cos थीटा. cos थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टू बेस कौन है? x, हाइपोटेन्यूज कौन है? r² प्लस x² की पावर 1/2. बेस कौन है? x, और हाइपोटेन्यूज r² प्लस x² की पावर 1/2. इंटीग्रेट किया हमने कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके Q तक. E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K. ये देखो 1/2 और 2 कैंसिल होके कितना बचेगा? 1 और उसमें ऐड होके कितना बना? 3/2. तो r² प्लस x² की पावर कितना? 3/2. x अपनी जगह. ये देखो, इसको तो हमने इंटीग्रेट करना है 0 से लेके Q के फॉर्म में, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी. E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2.
और यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 का इंटीग्रेशन सेम क्यू आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू माइनस 0 कितना बचेगा, क्यू ही बचेगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर, जबकि रिंग का रेडियस r है, रिंग का टोटल चार्ज q है और ये तो कांस्टेंट है। उनके बीच का मीडियम कहाँ है, जहाँ पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में, वो डाइलेक्ट्रिक, उनके बीच का मीडियम कैसा है, k। कैसा मीडियम है, k। एयर हुआ तो 1 रख देंगे, इंसुलेटिंग हुआ तो k की कुछ वैल्यू बताई जाएगी, मेटेलिक हुआ तो इनफाइनाइट रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करो। अभी सुनो, अगर आप चाहोगे तो हम इसका दूसरा फॉर्म भी अभी तुरंत आपको बता दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं आपका मन कर रहा 0 से क्यू, बल्कि ये एक ऐसा स्टेप है, आप अगर बुक में देखेंगे तो कम से कम 1-1.5 पेज का गया होगा इसका डेरिवेशन। लेकिन अभी 2 पाई आर वाला भी हम आपको बताए दे रहे हैं। अगर आप 0 से 2 पाई आर लेंथ के फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, सब चीज़ें सही आएंगी। नोट करो अभी चलो देखो नेक्स्ट, इसी को है तो यही डेरिवेशन, हम तुम्हें यही डेरिवेशन दूसरे तरीके से बताना चाह रहे हैं ना। तो कुछ नहीं, हमने अभी तुमको बताया ये चीज़ कि आप चार्ज को लेंथ के इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में यही तो बता रहे थे। तो देखो सब चीज़ें यहीं पे है, तो ये भी यहीं पे, और फार्मूला ध्यान से देख लेना यही आएगा अभी। तो हम बाकी चीज़ें इरेज कर दे रहे हैं और 0 से क्यू लेके ना कहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, 0 से लेके 2 पाई आर, लेंथ भी बन जाएगा, आंसर सेम आएगा। कोशिश करना ये भी लिख देना, एक फार्मूला लैम्डा के टर्म में भी हम तुमको बता देंगे, देख लेना फार्मूला। देखो यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई आर मतलब लेंथ के इंटीग्रल के फॉर्म में है, और यहाँ हमको कहीं लेंथ नहीं चार्ज दिख रहा। तो चार्ज को लेंथ में हम चेंज कर सकते हैं बाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, देन डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। ई इक्वल्स टू 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल लिख दे। ये डिस्टेंस तो एक्स पहले से ही थी, इनको सॉल्व करने पे कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई आर टू डीएल। डीएल को इंटीग्रेट कर दो तो कुछ नहीं, 1 ही है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आपको ये समझ में नहीं आए, ठीक ठीक, आपको ये चीज ध्यान रखना कि आपको लग रहा हो कि ये भी लेंथ है, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज ये सुनो, लेंथ ऊपर वाली है, इसको इंटीग्रेट करना है, उसके रिस्पेक्ट में एक्स कहीं नहीं चेंज हो रहा। एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ कांस्टेंट। दूरी क्या रखी है हमने, कांस्टेंट। अगर आप डीएल को चेंज करेंगे तो एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करा रहे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल को इंटीग्रेट कर दिया तो कितना आ गया, 2 पाई आर। बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आ गया, E बराबर 1/4 पाई नहीं, लैम्डा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। व्हाट इज लैम्डा इन डिफरेंशियल फॉर्म नहीं, टोटल चार्ज क्यू, टोटल लेंथ 2 पाई आर। तो एक फार्मूला ये भी है बेटा, नोट कर लेना, लैम्डा के फॉर्म में जो कि आया है। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर आप क्या जानते हो, क्यू अपॉन 2 पाई आर रख देते हैं। E इक्वल्स टू 1, चलो लैम्डा की जगह हम क्या रखें, Q अपॉन 2 पाई आर
एक्स आर अपनी जगह अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो आर से आर कैंसिल, 2 2 जा 4, तो देखो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर कौन बचा क्यू एक्स और नीचे कौन बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देख लो यही चीज उससे आई थी जब हमने 0 से लेके क्यू तक इंटीग्रेट किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये वाला फार्मूला आपका नया है इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्डा के टर्म में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो इसे।